आनंद सैनी एंड योर केमिस्ट्री टीचर। लेट्स स्टार्ट टू लर्न केमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं बच्चों, चैप्टर आपका चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री और हमारा टॉपिक है कोलाइड का वर्गीकरण। इससे पहले की क्लास में आपने कोलाइड के बारे में बहुत कुछ जाना है, तो बातें कम और काम ज्यादा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे टॉपिक है आपका कोलाइड का वर्गीकरण, तो कोलाइड का वर्गीकरण किया गया है दो आधार पर। एक है प्रावस्था के मध्य आकर्षण के आधार पर और दूसरा है प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। आज हम लोग जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे प्रावस्था के मध्य आकर्षण के आधार पर। टॉपिक है आपका द्रवस्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। इंडिविजुअली पूछते हैं, अलग से आपसे पूछा जाता है लिथोफिलिक कोलाइड और लिथोफोबिक कोलाइड में अंतर लिखने के लिए कहते हैं अंतर लिखिए, या फिर कोई एक इंडिविजुअल अलग से पूछ लेते हैं कि द्रवस्नेही कोलाइड क्या होता है, द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं, वो आप अलग से इंडिविजुअल पूछ लेते हैं आपसे। या फिर ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि एग्जांपल दे दिया जाता है, बोलते हैं कौन सा कोलाइड है, आप आइडेंटिफाई करिए। इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होते हैं द्रवस्नेही कोलाइड और क्या होते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। तो बच्चों आपसे कहा जा रहा है कि द्रवस्नेही कोलाइड होते कौन से, तो जैसे कि आपसे कहा गया है प्रावस्था के मध्य आकर्षण के आधार पर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा ये है कि वितरण प्रावस्था और वितरण माध्यम, उनके बीच में आकर्षण बल है या नहीं है, इसके आधार पर इसे डिवाइड किया गया है, कोलाइड को डिवाइड किया गया है। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है, जहां पर स्नेह की बात हो रही है, स्नेह मतलब आकर्षण, किसी से स्नेह मीन आकर्षण की बात हो रही है वहां पर। और दूसरे पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं विरोध की, तो विरोध का सीधा सा मीन है, वहां पर बात करनी है हमें प्रतिकर्षण की। जैसा कि आपको पॉइंट आपको दिख रहा है, द्रवस्नेही कोलाइड कौन से होंगे? द्रवस्नेही कोलाइड के बारे में आपको कहा जा रहा है, द्रवस्नेही कोलाइड ऐसे कोलाइड होते हैं जो द्रवों को स्नेह करते हैं, इनमें वितरण माध्यम और वितरण प्रावस्था के मध्य होगा आकर्षण बल प्रबल। सिंपल सी परिभाषा है, द्रवस्नेही कोलाइड कौन से होते हैं? द्रवस्नेही कोलाइड कौन से होते हैं? आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि ऐसे कोलाइड जिनमें वितरण प्रावस्था और वितरण माध्यम के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रवस्नेही कोलाइड कहते हैं। बच्चों द्रव स्नेही, द्रव को स्नेह करने वाला, और विलायक का पॉइंट आ गया, इट मीन प्रक्षिप्त प्रावस्था और माध्यम, दो चीजें हमने आपको बताई थी। आज हम जो वितरण बोल रहे हैं वो टर्म वही है, ठीक है ना? तो वितरण प्रावस्था और वितरण माध्यम के मध्य अगर आकर्षण बल लग रहा है, तो जो कोलाइड बनेगा वो कौन सा होगा? द्रवस्नेही कोलाइड होगा। और जब दूसरी तरफ हम लोग बात करें द्रव विरोधी कोलाइड की, तो वो कौन से होंगे? एग्जैक्टली जस्ट ऑपोजिट, ऐसे कोलाइड जिनमें वितरण प्रावस्था और वितरण माध्यम के मध्य आकर्षण बल नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। इज क्लियर? तो जब ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाता है, परिभाषा आपको समझ में आ गई, तो बात कर लेते हैं। जैसे डिफरेंसेस में आपसे पूछा जाता है, उन डिफरेंसेस के कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दिए हुए हैं, आपको एज इट इज ऐसे ही बस इतने ही लिख देना होता है। एग्जाम में जब डिफरेंस पूछा जाएगा बस इतने ही लिख देना है। अगर आपसे कोई इंडिविजुअल पूछ रहे हैं कि आप द्रवस्नेही कोलाइड के बारे में बताइए, तो केवल इस साइड के सारे पॉइंट सेंटेंस के फॉर्म में लिख देंगे। ओके ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहला पॉइंट आपसे कह रहे हैं कि आपको अगर द्रवस्नेही कोलाइड बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, द्रव विरोधी कोलाइड बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो द्रवस्नेही कोलाइड के लिए कह रहे हैं कि सीधे आप बना सकते हो, बड़ा इजीली है, बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आसानी से बनाने के लिए क्या है, आप सीधे उन्हें मिला करके, क्या मिला कर? वितरण माध्यम मिला, जो आपका लिक्विड फेज में ले रहे हैं। जैसे अगर हम लोग जल लेते हैं विलायक के रूप में, तो हमारा वहां से जो कोलाइड बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, या हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। द्रव है ना, द्रव में अगर हमने जल लिया तो जल स्नेही कोलाइड कहेंगे, और जल मिला करके हम लोग जो कोलाइड बनाएंगे वो बड़ा इजीली बन जाता है। जैसे आप एग्जांपल देखिएगा, प्रोटीन का जल में कोलाइड, आपने प्रोटीन को जल में बोल दिया, तो वहां से जो कोलाइड बनेगा वो आपका जल स्नेही कोलाइड होगा। और वही जो आपसे कहा कि आसानी से बनाया जा सकता है, कुछ नहीं करना है, वाटर लेना है या लिक्विड लेना है, जो भी फेज का है आपका, आपको उसमें कंपाउंड को डिसॉल्व कर देना है और आपका कोलाइड आपको मिल जाएगा। तो निर्माण विधि में आपसे कहा गया कि द्रवस्नेही कोलाइड बनाने की बहुत आसान विधियां होती है, हम लोग डायरेक्टली बना पाते हैं। डायरेक्टली बस आपको डिसॉल्व कर देना है माध्यम में, जो भी आपका प्रक्षिप्त प्रावस्था वाला कंपाउंड रहेगा जिसका आपको सॉल्व बनाना है, वो आपका ये मेथड हो गया। और लेकिन जब हम लोग बात करेंगे द्रव विरोधी कोलाइड की, तो यहाँ पर जैसे आपको एग्जैक्टली बताया गया है कि केवल विशिष्ट विधियों द्वारा ही बनाए जा सकते हैं ये। तो अब वो कौन सी विशिष्ट विधियां होंगी? बहुत सारी विशिष्ट विधियां होती हैं बच्चों, लेकिन उन विशिष्ट विधियों को अभी नहीं, आगे के टॉपिक में डिस्कस करना है। आगे का आपका जो टॉपिक होगा इसी चैप्टर में, उस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि कोलाइडी कणों के गुण क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन आप बनाते कैसे हैं, और बहुत सारी चीजें पढ़ रही है इस चैप्टर में। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रकृति की बात कर रहे हैं, उत्क्रमणीय और अनुक्रमणीय, ये पॉइंट जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है।
यहीं पर कहते हैं कि द्रव्य स्नेही कोलाइड को उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है, द्रव्य विरोधी कोलाइड को अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है। किस पे यहाँ पे बोलते हैं भाई? उत्क्रमणीय कोलाइड का मतलब बेटा ये होता है ना कि जैसे आपको पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर दिख रहा है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाद में इसको, ओके? तो आपको समझ में क्या आएगा। वैद्युत अपघट्य से क्रिया, पॉइंट नंबर 4 में कह रहे हैं कि जो आपका द्रव्य स्नेही कोलाइड है ना, जब आप उसमें वैद्युत अपघट्य मिला दो तो वो स्कंदित हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम स्कंदन बोलते हैं। अभी स्कंदन का पॉइंट आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टी में। छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर के आपस में बड़ा सा पार्टिकल बना लेते हैं, वो प्रक्रिया आपके अवक्षेपण की है और उसको हम लोग स्कंदन भी बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वैद्युत अपघट्य की जब आप अधिक मात्रा मिला रहे हैं किसमें? द्रव्य स्नेही कोलाइड में, ओके? वैद्युत अपघट्य की जब आप अधिक मात्रा में लाते हैं तो वहां से वो जो कोलाइड है वो हो जाते हैं अवक्षेपित, वो हो जाते हैं स्कंदित। अब इनको हम लोग उत्क्रमणीय क्यों बोल रहे हैं वो पॉइंट सुनिए, बड़ा सीधा सा पॉइंट। जैसे प्रकृति में दिख रहा है कि इनको उत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं तो सुनिए, वैद्युत अपघट्य आपने मिलाया, स्कंदन हो गया। अब आपको अगर फिर से वही द्रव्य स्नेही कोलाइड चाहिए ना, तो पता क्या करते हैं? कुछ नहीं करना है, जो आपका सॉल्व बनाया हुआ था जिस माध्यम से, जैसे जल से बनाया हुआ है या कोई दूसरा मिलाया लेके आपने कोलाइड बनाया, तो आपको वही वाला परिक्षिप्त माध्यम फिर से मिला देना, वही वाला मिलाया फिर से मिला देना, तो आपको फिर से सॉल्व मिल जाएगा। क्लियर पॉइंट? फिर से एक बार नोटिस करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि वैद्युत अपघट्य अगर आप अधिक मात्रा में मिलाएंगे इसमें द्रव्य स्नेही कोलाइड में, तो क्या होगा? स्कंदन होगा। और जब स्कंदन हो गया, थोड़ी देर के लिए रख दिया, छोड़ दिया, जम गया, तो आप उसमें फिर से वही विलायक मिला दीजिए जिससे आपने सॉल्व बनाया है, आपको फिर से सॉल्यूशन की स्टेट में मिल जाएगा द्रव्य स्नेही कोलाइड। इसलिए हमने इसे कहा क्या? उत्क्रमणीय कोलाइड, ओके ना? तो चलिए देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बस ऐसे ही आपसे कहा जा रहा है कि ये होते हैं अनुक्रमणीय कोलाइड। क्यों होते हैं अनुक्रमणीय? इसलिए अनुक्रमणीय कोलाइड होते हैं क्योंकि ये फर्दर चेंज नहीं हो पाते, आपस में इंटरचेंज नहीं होते हैं। एक बार बन गया, जैसा भी है वैसा बन गया, कोई स्कंदन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन इनका स्टेट आप दोबारा से चेंज नहीं कर पा रहे हो, केवल इतना पॉइंट है, ओके ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट है स्थायित्व। तो ये होते हैं स्वतः स्थायी, इनमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर बात करते हैं द्रव्य विरोधी कोलाइड की, तो द्रव्य विरोधी कोलाइड आपके अस्थायी होते हैं और इनको स्थायी करने के लिए हमें मिलाना होता है इसमें क्या? एक अलग से स्टेबलाइजिंग एजेंट, स्थायी कारक कहते हैं। तो स्थायी कारक आपको मिलाने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जैसे आप देख रहे हैं पृष्ठ तनाव की बात कर रहे हैं, तो पृष्ठ तनाव के लिए कहते हैं कि इनका पृष्ठ तनाव जो है वो परिक्षेपण माध्यम से होता है कम, जबकि वहां पर प्रक्षेपण माध्यम के लगभग बराबर होता है इनका पृष्ठ तनाव। द्रव्य स्नेही और द्रव्य विरोधी कोलाइड में ये थे कुछ अंतर। इसके अलावा आपको जब बात करनी है एग्जांपल्स भी आप देखेंगे तो पॉइंट ऑफ क्लियर हो जाएगा। जैसे स्टार्च का सॉल्व लेना है आपको, सॉल्व मतलब कोलाइडल सॉल्व आप बना रहे हो, उसका प्रोटीन को घोल करके आपने सॉल्व बना लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? द्रव्य स्नेही कोलाइड हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग AU गोल का सॉल्व बना रहे हैं या फिर आर्सेनिक सल्फाइड आपका लिया गया उसका सॉल्व बना रहे हो, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व बना रहे हैं, तो ये जो मेटल के आपको मोस्ट प्रोबेबल जो सॉल्व मिल रहे हैं वो कैसे होते हैं? द्रव्य विरोधी होते हैं। द्रव्य स्नेही कोलाइड को हम लोग उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं, द्रव्य विरोधी कोलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय कोलाइड। ठीक बात है ना? केवल इतना पॉइंट है आपका, ओके? तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। Good morning, students. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. तो बच्चों, आज मैं आपको निश्चित समाकलन पर आधारित प्रगुण 2 के बारे में बताऊंगा और उससे संबंधित सवाल भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्रगुण 2 क्या है? फिर से वही फलन f(x), वही फलन मैंने x का लिया और ये जो फलन x है किसी बंद अंतराल a, b में परिभाषित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सतत भी होना चाहिए, यानी कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। यानी आपको ये सोचना है कि इस फलन f(x) का मान a से b तक प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? परिभाषित होगा, उसे बोलेंगे सतत फलन। तो आप क्या करेंगे? f(x) अगर किसी बंद अंतराल a, b में परिभाषित है तो इसी को लिखते हैं इंटीग्रेशन a से b। तो आप ये याद रखिए, इंटीग्रेशन a से b f(x) dx इक्वल माइनस इंटीग्रेशन b से a f(x) dx। इसका हिंदी में अर्थ क्या है? प्रथम जो प्रगुण मैंने आपको बताया था उसमें मैंने क्या कहा था आपको कि यदि मैं किसी निश्चित समाकलन में बिना सीमाओं को परिवर्तित किए सिर्फ समाकलन का चर बदल दूं तो मान क्या रहता है? अपरिवर्तित। दूसरा प्रगुण क्या है? यदि मैं किसी निश्चित समाकलन में सीमाओं को आपस में बदले, कहने का मतलब अब की बार हमें चर नहीं बदलना है,
अब की बार हमें सीमाओं को बदलना है। पहले प्रगुण में क्या करना था, सीमाओं को नहीं बदलना था, चर बदलना था। तो यानी यदि मैं किसी निश्चित समाकलन में सीमाओं को परिवर्तित कर दूं, चर नहीं बदलना है, सिर्फ सीमाएं बदलना है, तो क्या होता है बच्चों, समाकलन का मान तो वही रहता है किंतु चिन्ह अपरिवर्तित रह जाता है। कहने का मतलब यदि मैं किसी निश्चित समाकलन में सीमाओं को बदल दूं किंतु चर को न बदलूं, तो जो समाकलन है उसका मान सेम निकलता है किंतु चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अब इसको समझेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए ये लिखा है इंटीग्रेशन ए से b है, तो देखिए इसमें समाकलन x के सापेक्ष चल रहा है, यानी चर समाकलन का x। तो देखिए इंटीग्रेशन ए से b fx dx इक्वल, मैंने क्या काम किया, इसकी सीमाओं को आपस में बदल दिया, a की जगह b कर दिया, b की जगह a कर दिया, तो क्या बना इंटीग्रेशन b से a। ये क्या बना, सिर्फ सीमाओं को आपस में बदला, a की जगह b किया, b की जगह a किया, और देखिए कोई परिवर्तन नहीं। देखिए समाकलन का चर अब की बार x है, सिर्फ और सिर्फ सीमाओं को बदला। तो मैंने फर्क क्या देखा, फर्क ये देखा कि ये पूरा समाकलन का चिन्ह कैसा था, धनात्मक, और ये समाकलन का चिन्ह कैसा हो गया, ऋणात्मक। जैसे देखा इंटीग्रेशन 1 से 3x² dx, अगर इसमें आपको प्रगुण 2 लगाना है तो आप क्या करें, सीमाओं को बदलें, तो लिखते हैं इंटीग्रेशन 3 से 8x² dx। चिन्ह देख रहे, पूरा समाकलन का चिन्ह कैसा है, धनात्मक, तो ये कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। मान लीजिए अगर ऐसा लिखा है माइनस इंटीग्रेशन 2 से 6x³ dx, और इसमें आपको प्रगुण 2 लगाना है, तो क्या करेंगे, प्रगुण 2 के अनुसार लिमिट बदलें, तो ये बन जाएगा 6 से 2, बस चिन्ह बदलेगा। तो ये अब की बार समाकलन का चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक, तो ये कैसा बनेगा। वही मैंने आपको बताया कि यदि मैं किसी निश्चित समाकलन में सिर्फ सीमाओं को परिवर्तित कर दूं, चर को परिवर्तित न करूं, तो क्या होता है, समाकलन का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। देखिए इस तरफ बाएं पक्ष में समाकलन का चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक, और दाएं पक्ष में समाकलन का चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक। तो आइए इसको भी सिद्ध करते हैं। तो इसको भी कैसे सिद्ध करेंगे, समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत में से। तो देखिए इसमें समाकलन तो fx dx चल रहा, तो देख लिया माना इंटीग्रेशन fx dx, अनिश्चित समाकलन ले रहे हैं, ऐसे की लिमिट नहीं देख रहे हैं, इक्वल क्या ले लिया, कैपिटल fx प्लस c, ये आपको मैंने प्रगुण 1 में भी बताया। तो देखिए सवाल में दोनों जगह इंटीग्रेशन fx dx ही तो चल रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब एक बार मैं इसका बायां पक्ष लूं, एक बार दायां पक्ष लूं, दोनों के मान आपस में क्या कर रहे हैं, बराबर। तो इसका बायां पक्ष क्या है, LHS है इंटीग्रेशन a से b fx dx। तो समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय के अनुसार पहले लिमिट सोचे लिमिट नहीं थी, तो इंटीग्रेशन fx dx कितना था, इंटीग्रेशन fx dx था कैपिटल fx प्लस c। ब्रैकेट बंद करने के बाद क्या करते हैं बच्चों, सीमाओं को अप्लाई करते हैं, तो सीमाओं को यहाँ एक यहाँ भी लिखें। अब सबसे पहले उच्च सीमा इसकी b, तो क्या बनेगा, fb प्लस c माइनस लगा के x की निम्न सीमा 1, तो fa प्लस c। अब आप जब ब्रैकेटों को हल करेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, कैसे, fb प्लस c माइनस fa माइनस c से c कैंसिल हो गया, तो बच्चों क्या बचा, fb माइनस fa। ये तो हो गया क्या, LHS। आइए इसे RHS को हल करते हैं। तो इसका RHS क्या है, RHS है माइनस इंटीग्रेशन b से a fx dx। एक तो है माइनस को ऐसे करते हैं, ये सोचेंगे कि अभी सीमाएं नहीं मिली, तो इंटीग्रेशन fx dx क्या निकाला, कैपिटल fx प्लस c निकाला, तो लिख दिया कैपिटल fx प्लस c, लिमिट लगा दी b से a। अब की बात बच्चों उच्च सीमा इसकी a है और माइनस बाहर करना है, तो माइनस बड़ा ब्रैकेट और इसमें x की उच्च सीमा क्या रखते हैं, a, तो इसको मध्य ब्रैकेट में लिखेंगे fa प्लस c, माइनस लगा के निम्न सीमा x की b, तो fb प्लस c। अच्छा माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो fa प्लस c और माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस fb माइनस c।
यहाँ सी से सी कैंसिल हो गया। अब इस माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, क्या बनाना है बी माइनस। ध्यान से देखिए LHS भी है बी माइनस एफ आया था, RHS भी क्या है बी माइनस एफ, तो क्या लिखेंगे क्योंकि LHS बराबर RHS। अतः यह सिद्ध होता है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में क्या है बराबर, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल माइनस इंटीग्रेशन बी से ए एफ एक्स डी एक्स। ये हो गया। इस प्रकरण का क्या हो गया सत्यापन। आइए सवाल बताते हैं। पहला एग्जाम्पल प्रॉपर्टी होता है, कह रहा है सिद्ध कीजिए प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 cos x dx इक्वल। अब देखिए इसमें मुझे प्रगुण 2 लगाना है, तो प्रगुण 2 लगाएंगे तो क्या करेंगे, सीमाओं को बदले, तो इक्वल लगाया सीमाओं को बदल दिया, पाई बाई 4 से 0 कर दिया। अब देखिए ये समाकलन कैसा था माइनस वाला धनात्मक, इसका चिन्ह बदलेगा क्या हो जाएगा ऋणात्मक cos x dx। कह रहे हैं दोनों को आपस में बराबर सिद्ध करो, तो प्रगुण 2 है आप जान गए देख के, इसे सीमाओं को बदल दिया और कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो चिन्ह भी बदल गया, ये धनात्मक था तो ऋणात्मक हो गया। कैसे सिद्ध करेंगे, इसका LHS इसका RHS क्या करते हैं बराबर, तो अब की बार मैं LHS RHS अलग अलग नहीं ले रहा हूँ, ऐसे सॉल्व कर दे रहा हूँ, इस तरफ LHS इस तरफ RHS। तो देखिए इंटीग्रेशन cos x dx क्या होता है sin x डेरिवेटिव इक्वल माइनस फिर इंटीग्रेशन cos x dx sin x और लिमिट थी पाई बाई 4 से 0। सबसे पहले x की उच्च सीमा पाई बाई 4, sin पाई बाई 4 माइनस sin 0 इक्वल माइनस, अब यहाँ पे रखिए sin 0 उच्च सीमा 0 है माइनस sin पाई बाई 4। तो sin पाई बाई 4 का मतलब sin का डालेशन, sin का डालेशन का मान 1 बाई 2 माइनस sin 0 का मान कितना 0 इक्वल माइनस sin 0 का मान 0, sin पाई बाई 4 का मतलब sin का डालेशन, तो sin का डालेशन का मान 1 बाई रूट 2। तो 1 बाई रूट 2 में 0 जाएगा, कितना बचेगा 1 बाई रूट 2 इक्वल माइनस, और यहाँ 0 में 1 बाई रूट 2 घटाएंगे तो बच्चों बचेगा माइनस का 1 बाई रूट 2, और ये माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 यानी LHS बराबर RHS। तो ऐसी प्रकार का उदाहरण का प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं। अच्छा जैसे कोई सवाल ये लिखा है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 3 tan स्क्वायर z dz, मतलब मुझे tan स्क्वायर z का dz का मतलब z के सापेक्ष समाकलन करना है, और इसमें आपको लगाना है प्रगुण 2। कैसे लगाएंगे प्रगुण 2, इक्वल लगा लें, देखिए कैसा है धनात्मक, लिख दीजिए इसको ऋणात्मक और सीमाओं को बदल दीजिए, पाई बाई 3 नीचे 0 ऊपर, बाकी कुछ नहीं बदलना है। इसको भी सिद्ध कर सकते हैं आराम से समाकलन करके। तो ये था प्रगुण 2 से संबंधित कुछ सवाल, और अभी मैंने आपको ध्रुवी भी बता दिए। आइए मैं बताता हूँ आपको प्रगुण 3 के बारे में। प्रगुण 3 का सत्यापन और बताते हैं। भाई लाइन वही है कि यदि f(x) बंद अंतराल a, b में परिभाषित एक सतत फलन है, तो प्रगुण 3 के अनुसार क्या बनेगा, इंटीग्रेशन a से b f(x) dx इक्वल इंटीग्रेशन a से c f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन c से b f(x) dx, जहां c ग्रेटर देन a लेस देन b। अब देखिए ये सवाल, ये प्रगुण ध्यान से देखिए, इस प्रगुण के सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए
वही लाइन वही लिखी, कोई फलन एफ है वो 1 बी में परिभाषित है, प्रत्येक बिंदु पर मान निकल रहा है और वो कैसा है, सतत फलन है। तो मुझे ये सिद्ध करना है इंटीग्रेशन a से b fx dx, मतलब इस फलन fx का समाकलन a से b तक हो रहा है। तो बच्चों अब की बार क्या होगा, ये देखिए जैसे कोई रेखा नंबर लाइन, ये रेखा जो मैं खींच रहा हूँ ये x के मान के लिए, ये a है ये b है, a निम्न सीमा है तो नंबर लाइन में a पीछे होगा b आगे होगा। तो बच्चों क्या किया मैंने, a और b के बीच में कोई बिंदु रख दिया c, A और B के बीच में कोई बिंदु रख दिया C। तो ध्यान से देखिए ये जो नंबर लाइन है इतनी, ये दो भागों में ब्रेक होंगे, एक बार इतना पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। तो अगर कोई समाकलन चल रहा है इंटीग्रेशन a से b fx dx और बच्चों a और b के बीच में कोई बिंदु आ जाए क्या, C, वो जो C है वो a से बड़ा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। ये लिखा है जो C है वो a से बड़ा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। तो देखिए कि नंबर लाइन मैंने खींची थी x के लिए, ये x की निम्न सीमा a है और x की उच्च सीमा b है। तो बच्चों a और b के बीच में कोई बिंदु आ गया C, वो जो C है वो a से बड़ा है और b से छोटा है। तो देखिए कि नंबर लाइन कितने भागों में टूट गई, एक ये फर्स्ट पोर्शन ये सेकंड पोर्शन, तो ये दो भागों में टूटेगा, एक बार a से c लेफ्ट टू राइट चलेंगे, a से c और फिर c से d, और दो भागों में टूटी है। तो अगर मैं पूछ दूं इस रेखा की लंबाई कैसे निकालोगे, इस भाग की लंबाई प्लस इस भाग की लंबाई, तो बीच में प्लस लगेगा। तो इसी को लिख लिया इक्वल लगा के इंटीग्रेशन a से c लेफ्ट टू राइट a से c fx dx और प्लस c से b चलेंगे तो c से b fx dx, इसको मुझे सिद्ध करना है। सत्यापन, तो इसको भी हम कैसे सिद्ध करेंगे, समाकलन गणित की द्वितीय आधार सूत्र में से। तो देखिए सारे समाकलन fx dx हैं, तो मैंने मान लिया फिर से भाई, माना इंटीग्रेशन fx dx इक्वल कैपिटल fx प्लस c, समीकरण क्या, देखिए सभी जगह चल रहा है इंटीग्रेशन fx dx चल रहा है। तो इसको मुझे सिद्ध करना है, तो इसका बायां पक्ष और इसका दायां पक्ष आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आइए मैं इसको बायां पक्ष से सॉल्व करके दिखाता हूँ। LHS क्या है, इंटीग्रेशन a से b fx dx, ये c का कैपिटल लेटर लिए लेगा क्योंकि ये स्मॉल c चल रहा है सवाल में, जी यहाँ पर c क्या है, समाकलन का स्थिरांक। तो समाकलन गणित की द्वितीय आधार सूत्र में से हल करेंगे, इसके बारे में आज आप जान चुके हैं, इसका मान निकलता है b माइनस f, लेकिन फिर से करके दिखा देते हैं, पहले सीमाओं को सोचे नहीं थी। तो इंटीग्रेशन fx dx क्या था, कैपिटल fx प्लस c कैपिटल लेटर और a से b सीमा है, तो सबसे पहले x की उच्च सीमा b, क्या बनेगा fb प्लस c, तो माइनस लगाएंगे, फिर x की निम्न सीमा a, तो क्या बनेगा fa प्लस c, इसको हल करें तो fb प्लस c माइनस का गुणा माइनस fa माइनस c से c कैंसिल, तो क्या बना fb माइनस fa। ये बच्चों आ गया LHS। अब इसका मैं क्या करूं, हल RHS हल करूं। तो RHS क्या है, RHS में उदाहरण दे रहा हूं, RHS है इसका इंटीग्रेशन a से c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c से b fx dx। कैसे हल करेंगे, समाकलन गणित की द्वितीय आधार सूत्र में से। तो ध्यान से देखिए, पहले मैं समाकलन का मान निकालता हूँ, सीमाओं को हटाइएगा, एक मिनट के लिए सोचे सीमाएं नहीं है। तो इंटीग्रेशन fx dx क्या था, कैपिटल fx प्लस c और लिमिट a से c प्लस, इसी प्रकार इसको कैपिटल fx प्लस कैपिटल c लिमिट c से d। सबसे पहले उच्च सीमा रखते हैं इसमें x की c, तो fc प्लस कैपिटल c माइनस fa प्लस कैपिटल c, प्लस लगाया, यहाँ पर भी रखिए x की उच्च सीमा क्या b, fb प्लस कैपिटल c माइनस fc प्लस कैपिटल c। ध्यान से देखिए, पहला ब्रैकेट और चौथा ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट प्लस का
चौथा ब्रैकेट माइनस का, पहला ब्रैकेट और चौथा ब्रैकेट सेम है, बस चिन्ह परिवर्तित है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस एफ माइनस और प्लस माइनस सी, प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस एफ डी और प्लस और प्लस का गुणा सी प्लस सी, तो क्या बचा बच्चों एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ। तो देखिए इसका एलएचएस भी कितना आया, एफ बी माइनस एफ, एलएचएस भी कितना था एफ बी माइनस एफ। क्या लिखेंगे लास्ट में, क्योंकि LHS बराबर RHS, अतः LHS कितना था इंटीग्रेशन ए से डी fx dx इक्वल RHS कितना था, ये पोर्शन था RHS, ए से सी fx dx प्लस सी से डी fx dx हो गया। और ये इसमें क्या होता था, जहां सी ए से बड़ा होता था, बी से छोटा होता था, डेटा प्रगुण 3 में सर जाता। अच्छा मान लीजिए मैं किसी फलन fx का समाकलन करता हूँ x के सापेक्ष, मैं किसी फलन fx का समाकलन करता हूँ x के सापेक्ष, कितनी सीमाओं तक, a से b तक, यानी बच्चों ये x के मान है ना a से b तक, यानी देखिएगा जरा, तो मैं एक नंबर लाइन खींच लूं x के मान की, संख्या रेखा खींचूं, तो मैंने मान ये संख्या रेखा खींची, x की निम्न सीमा क्या है a और x की उच्च सीमा क्या है b। मान लीजिए बच्चों a से b के बीच में कोई एक बिंदु ना आए, एक से ज्यादा बिंदु आ जाए, तो मान लीजिए a से b के बीच में 4 पॉइंट आ गए c d e f। अभी तक मैंने एक के लिए बताया था, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मान लीजिए इस a और b के बीच में 4 पॉइंट आ गए c d e f, तो ये चारों पॉइंट देखिए a से आगे है b से पीछे, यानी ये जो c है d है e है f है, ये सभी a से क्या है बड़े, b से क्या है छोटे। तो इस कंडीशन के अनुसार ये जो समाकलन है ये कैसे ब्रेक होगा, बहुत ही सिंपल है, मुझे a से b चलना है नंबर लाइन में, तो एक बार a से c, फिर क्या चलूंगा c से d, फिर d से e, फिर e से f, फिर f से b, लेफ्ट टू राइट चलते जाना है, और बीच में लगता जाएगा प्लस, क्योंकि मुझे पूरा यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, पहले इतना फिर इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, इतनी डिस्टेंस कवर करके पहुंचूंगा। तो इसके अनुसार मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा इंटीग्रेशन ए से सी fx dx प्लस फिर क्या सी से डी fx dx प्लस डी से ई fx dx प्लस ई से एफ fx dx प्लस f से dx। और देखिए जब प्रगुण 3 का उपयोग होता है ना, तो देखिए हर दो समाकलन हम देखिए, पहले समाकलन की उच्च सीमा, दूसरे समाकलन की निम्न सीमा देखिए सेम। अगर आप दूसरे और तीसरे में देखिए तो दूसरे समाकलन की उच्च सीमा, तीसरे समाकलन की निम्न सीमा सेम, तीसरे और चौथे में देखेंगे तो तीसरे समाकलन की निम्न सीमा, चौथे उच्च सीमा और चौथे समाकलन की निम्न सीमा सेम। तो मैंने बच्चों आज इस लेक्चर में आपको प्रगुण 2 निश्चित समाकलन पर आधारित प्रगुण 2 का सत्यापन, उससे संबंधित सवाल और प्रगुण 3 का भी सत्यापन बताया है। आपको बच्चों इन प्रगुणों के सत्यापन आने चाहिए। अब बच्चों मैं अगले वीडियो में आपको प्रगुण 3 पर आधारित कुछ सवाल बताऊंगा निश्चित समाकलन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों आज कक्षा 12 सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम रस की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि रस किसे कहते हैं। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस की परिभाषा इस प्रकार होगी, काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। क्या बताया मैंने कि काव्य को पढ़ने और सुनने से जो
आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। बच्चों, प्राचीन आचार्यों ने रसों की संख्या 9 निर्धारित की थी, परंतु बाद के आचार्यों ने रस की संख्या 11 मानी। तो परिभाषा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कक्षा 12 के अंतर्गत ये रिवीजन वर्क चल रहा है और ये नोट्स जो हैं वो आपकी कॉपी पे पहले ही लिखाए जा चुके हैं। रस की परिभाषा आपने जान ली। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि रस के अंग, रस के अंग या भाग भी बोल सकते हैं बच्चों। रस के 4 अंग होते हैं, पता है जैसा कि आपको। पहला है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, और तीसरा होता है अनुभाव, और चौथा होता है संचारी भाव। बच्चों, ये जो संचारी भाव है इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अब सबसे पहले हम इन जो ये मैंने अंग बताए हैं हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि बच्चों जब आप बोर्ड परीक्षा में रस की परिभाषा लिख रहे होते हैं और उसका उदाहरण लिख लेते हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो स्पष्टीकरण की आती है। आप स्पष्टीकरण नहीं लिख पाते हो और परिणाम स्वरूप आपका मार्क्स जो होता है वो कट हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं स्थायी भाव किसे कहते हैं। वे भाव जो सहृदय के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है, जैसे क्रोध, प्रेम, घृणा, दया आदि। बात को समझें। वे भाव जो सहृदय के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं स्थायी भाव कहलाते हैं। दूसरा बच्चों पॉइंट आता है विभाव। तो विभाव के अंतर्गत जिसके कारण सहृदय के मन में भाव क्या होता है, उत्पन्न होता है, जिसके कारण सहृदय के हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव के अंतर्गत बच्चों इसके 2 भाग हो जाते हैं, बताए गए होंगे आपको। पहला होता है आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, और दूसरा आता है आपका उद्दीपन विभाव। अब बच्चों आलंबन विभाव के भी 2 भाग हो जाते हैं, आश्रय और दूसरा आता है विषय। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आश्रय किसे कहते हैं। जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं, और जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। और उद्दीपन किसे कहते हैं, जिस कारण से स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं, जिस कारण से भाव उद्दीप्त होते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। बच्चों अब आते हैं हम रस के तीसरे अंग अनुभाव पर। अनुभाव किसे कहते हैं। अनुभाव शारीरिक चेष्टाएं होती हैं जो आश्रय द्वारा क्या की जाती हैं। अनुभाव शारीरिक चेष्टाएं होती हैं जो आश्रय द्वारा की जाती हैं। फिर आते हैं संचारी भाव। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कुल संख्या बच्चों 33 होती है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। संचारी भाव क्या होते हैं, वे भाव जो क्षण भर के लिए हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं और तत्पश्चात विलुप्त हो जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। जैसे जड़ता, हर्ष, चंचलता आदि। ठीक बच्चों,
समझ में आया आपको? अब हम सबसे पहले पॉइंट उठाएंगे स्थायी भाव। तो मैं हेडिंग डाल लेती हूँ स्थायी भाव। स्थायी भाव। अभी मैंने आपको बताया था कि वे भाव जो हम सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं वो स्थायी भाव कहलाते हैं। विद्वानों ने स्थायी भाव 9 माने और उसी के आधार पर 9 रसों की क्या हुई का सृजन हुआ, 9 रसों का सृजन माना गया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्थायी भाव कौन कौन सी है। तो एक तरफ स्थायी भाव और दूसरी तरफ रस। स्थायी भाव है रति, और रति किसका स्थायी भाव होता है? आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। किस रस का होता है? श्रृंगार रस का। किसका? श्रृंगार रस का। दूसरा आता है आपका शोक स्थायी भाव, और शोक स्थायी भाव का रस कौन सा होता है? करुण रस। शोक के बाद आता है स्थायी भाव हास। हास जहां स्थायी भाव होता है बच्चों, वहां कौन सा रस होता है? गुड, हास्य रस। फिर स्थायी भाव आता है उत्साह, और उत्साह स्थायी भाव जहां पर होता है वहां रस होता है आपका वीर रस। फिर इसके बाद बच्चों आता है क्रोध स्थायी भाव, और क्रोध स्थायी भाव जहां पर होता है वहां होता है रौद्र रस। रौद्र रस। इसके बाद बच्चों एक स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा। जुगुप्सा जहां पर स्थायी भाव होता है वहां होता है विभत्स रस। विभत्स रस। फिर अगला स्थायी भाव आता है आपका भय। वहां पर होता है भयानक रस। तो यहां पर मैंने 7 रस लिखे, तो रस और इधर बच रहे हैं। देखिए कौन कौन से। यहाँ स्थायी भाव होगा और यहाँ आपका रस होगा। इसके बाद जो है स्थायी भाव आता है विस्मय, और जो रस होता है वो आता है आश्चर्य रस। अद्भुत रस, सॉरी अद्भुत, अद्भुत रस। बच्चों कहीं कहीं पर इसका स्थायी भाव आश्चर्य भी आपको देखने को बुकों में मिलेगा। इसके बाद आता है बच्चों स्थायी भाव निर्वेद, और निर्वेद नामक स्थायी भाव जहां पर होता है वहां होता है बच्चों शांत रस। इस तरह प्राचीन आचार्यों के अनुसार 9 स्थायी भाव थे, और 9 स्थायी भावों के अनुसार ही 9 क्या थे? रस थे। परंतु बाद के आचार्यों ने माना कि ये जो श्रृंगार रस है, जिसे रस राज कहते हैं, रसों का राजा कहा जाता है, इसका स्थायी भाव है रति, और रति का जो सामान्य अर्थ होता है प्रेम। तो इसको उन्होंने जो है पुनः 2 भागों में बांट दिया, और एक रस बना, एक स्थायी भाव हुआ वत्सल। वत्सल, वत्सलता भी कहीं कहीं मिलेगा, और इससे जो रस बना वो बना वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। और 11वां जो रस है वो है वो उसका स्थायी भाव रति है, पर रति कौन सा? देव विषयक रति। ब्रैकेट में आप लिखेंगे देव विषयक रति, और इसका जो रस बना जाकर वो बना भक्ति रस। कौन सा रस बना जाके? भक्ति रस।
कारण क्या है बच्चों कि भक्ति रस में हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, वात्सल्य रस में हम अपने पुत्र सदृश जो लोग होते हैं उनसे प्रेम करते हैं। तो प्रेम के कारण ही इस रस से ये दोनों रस क्या हुए, अलग हुए। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा स्थायी भाव कितने बताए गए, 9, और उस हिसाब से प्राचीन आचार्यों ने रस कितने माने, 9, पर जो थे बाद के आचार्यों ने, परवर्ती आचार्यों ने रसों की संख्या कितनी मानी, 11 मानी। यहाँ पर मैंने आपके स्थायी भाव लिखे और रस लिखे हैं। अब बच्चों श्रृंगार रस जो होता है वो रसराज कहलाता है। श्रृंगार रस रसराज कहलाता है। और 12th सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो निर्धारित रस है उसके अंतर्गत आप श्रृंगार रस पढ़ेंगे, करुण रस पढ़ेंगे, हास्य रस पढ़ेंगे, वीर रस पढ़ेंगे और शांत रस पढ़ेंगे। यानी 12th के पाठ्यक्रम में 5 रस लिए गए हैं। तो बच्चों निर्धारित जितने भी 12th में रस हैं उन रसों की चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूंगी और सारे रसों की परिभाषा, उनके उदाहरण, स्पष्टीकरण जो है आपकी नोटबुक में लिखे हुए हैं। तो यहाँ सिर्फ आपका रिवीजन वर्क चल रहा है, भली भांति समझिए, क्योंकि ये जो रस हैं इन 5 रसों से आपको बोर्ड परीक्षाओं में निर्धारित 2 अंक प्राप्त होंगे। तो ये 2 अंक आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इस टॉपिक को मैं अपने अगले वीडियो में जारी रखूंगी। तब तक के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। क्लास 12 की क्लास में बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं जो चैप्टर वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्वांटम थ्योरी के अंतर्गत ये चैप्टर आता है और इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण बात जो है डी ब्रोगली तरंग। डी ब्रोगली तरंग ये एक साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक के नाम पर ये नाम रखा गया। बेसिक बात ये है कि ये होती क्या है, ठीक है। तो इसके लिए क्वांटम सिद्धांत पे आते हैं, जरा क्वांटम थ्योरी पे आते हैं जो प्लांक ने बताई, उस थ्योरी को सुनते हैं। प्लांक ने हमें ये बताया था कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, जो विकिरण है, वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है जिन्हें हम लोग फोटोन कहते हैं। और ये फोटोन बंडल है ऊर्जा की, यानी एक कण। और ये कण जब सूर्य से पृथ्वी तक आ रहे हैं तो एक लाइन में चलकर आ रहे हैं, एक रेखा में चलकर आ रहे हैं, तो एक तरंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तरंग। अब ये बताइए कि अगर ये तरंग बना रहे हैं तो ये तरंग है किनकी? कणों की। किनकी है? कणों की। तो बेटा यदि कोई कण गतिमान है तो वो एक तरंग का रूप ले लेता है, वो एक तरंग की तरह चलता है, तब उन तरंगों को ही हम लोग कहते हैं डी ब्रोगली तरंग। क्या कहते हैं? डी ब्रोगली तरंग। अर्थात गतिमान अवस्था में यदि कोई कण है तो एक तरंग का निर्माण करता है और तब उससे संबद्ध जो तरंग होती है उस तरंग को हम लोग कहते हैं डी ब्रोगली तरंग। डी ब्रोगली तरंग, और उन तरंगों की तरंग दैर्ध्य को कहते हैं डी ब्रोगली तरंग। क्लियर? चलो आज क्या करते हैं, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए हम एक फॉर्मूला निकालते हैं। और ये फॉर्मूला हम सबसे पहले एक ऐसे कण के लिए निकालते हैं जिसका द्रव्यमान नहीं है, यानी बिना द्रव्यमान के कण की भी हम तरंग दैर्ध्य निकालेंगे। मतलब वो कण तो है लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं है, वो है फोटोन। क्या है? फोटोन। यानी एक फोटोन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब अगर कोई फोटोन कहीं पर मूव कर रहा है, चल रहा है, मान लिया ये सूर्य का प्रकाश है जो चल रहा है, और जब ये चल रहा है तो ये देख रहे हैं छोटे छोटे जो पैकेट नजर आ रहे हैं, जो छोटे छोटे बंडल नजर आ रहे हैं, इन छोटे छोटे बंडलों को ही उन्होंने नाम दिया है फोटोन यानी क्वांटा। क्लियर? अब देखो ये क्या है, क्वांटा के बारे में बताया जा रहा है आपको, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। बताया गया कि ये जो फोटोन है जब ये मूव कर रहे हैं, जब चल रहे हैं, तो एक तरंग बना रहे हैं। आपको दिख रहा है कि एक देखो सीधी एक तरंग बना रहे हैं, और इन तरंगों को हम लोगों ने नाम दिया है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। डी ब्रोगली तरंग, और इनकी तरंग दैर्ध्य को कहते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। क्लियर है? आप देखते हैं क्या है कि अगर ये फोटोन है, ये कण है, और ये कण
अगर चल रहा है तो प्लांक के क्वांटम के अनुसार इसके पास अपनी कुछ ऊर्जा है ना। तो सबसे पहले अगर हमें तरंग दैर्घ्य प्राप्त करनी है तो हमें लेना पड़ेगा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है h न्यू। E इज इक्वल टू h न्यू में E है उस फोटोन की ऊर्जा जो आ रहा है, h प्लांक का क्वांटम जो h जो है वो प्लांक का क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट। और न्यू क्या है, न्यू जो आपके पास तरंग आ रही है उसकी आवृत्ति, क्या है, आवृत्ति है। क्लियर हुआ? अच्छा, तो पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात आपको बताने जा रहे हैं, चूंकि हमें क्वांटम थ्योरी के अंदर अगर बात करनी है तो दूसरी बात आते हैं आइंस्टीन के पास। ठीक है, पहले तो प्लांक ने बताया कि जो सूर्य का प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों, मंडलों के रूप में चलता है जिन्हें फोटोन कहते हैं, और ये कण जब किसी धातु के पटल पर पड़ता है तो फट जाता है, और फटने के बाद उसके पास जितनी ऊर्जा है वो पूरी ऊर्जा उस पटल को दे देता है। तो बात वही है, अगर ये फट रहा है, कण पूरी तरह से खत्म हो रहा है, खत्म होने के बाद अपनी ऊर्जा किसको दे रहा है, अपनी ऊर्जा दे रहा है पटल को। तो बेटा आइंस्टीन का एक और समीकरण है सापेक्षिकता का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप कोई कण, किसी कण को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म करते हैं, तो उसे आप पूरी तरह से ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर ये फोटोन इस पृष्ठ पर आकर फट रहा है तो अपनी जितनी ऊर्जा है वो पूरी किसको दे रहा है, पृष्ठ को। तो पृष्ठ के पास कितनी ऊर्जा आ गई, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन के अनुसार ये ऊर्जा आएगी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के बराबर। कितनी आएगी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के बराबर आएगी। तो आएंगे, बात करेंगे आइंस्टीन के नियम से, यानी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से। आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है वो है E इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। क्लियर है? अब ये जो दोनों समीकरण हैं, ये आप ही बताइए कि ये जो ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, ये ऊर्जा इतनी ही तो है ना। यानी ये दोनों समीकरण आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब आप इन दोनों समीकरणों को बराबर कर लेंगे तो आप लिखेंगे m इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू न्यू। फिलहाल आपको बता दें कि जो न्यू है वो है आवृत्ति, तो न्यू इज इक्वल टू आप पढ़ चुके हैं, आप क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा। चलिए अगर इसी समीकरण में आप रखेंगे सी बाई लैम्डा तो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, और यहाँ पर आ जाएगा सी बाई लैम्डा। फिलहाल अभी आपके पास सी की आवश्यकता खत्म थी तो आपने लिख दिया। अब आपको मिल गया h इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m डॉट सी। अब जरा देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर h तो आपका प्लांक का क्वांटम, प्लांक का क्या है, नियतांक है। ठीक है, प्लांक का नियतांक है, h तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू सी। m जो है वो उस फोटोन का द्रव्यमान है जो फोटोन आकर पड़ रहा था, और c उसकी चाल थी, यानी जो c है वो उसकी चाल है। क्योंकि प्रकाश जो है वो अपनी चाल से चलता है, और प्रकाश की चाल जो होती है वो c आंशिक मान होता है 3 × 10⁸ आवश्यकता पर आप इसे रखेंगे फिलहाल। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो m क्या है, m द्रव्यमान है, और c क्या है, चाल है। तो द्रव्यमान इंटू चाल बराबर होता है संवेग। क्या होता है, संवेग। तो यानी यहीं पर आप लिख सकते हैं इक्वल p। अब जरा ध्यान से देखो, ये हम केवल फोटोन के लिए कर सकते हैं अभी, बाकी बाद में इस p के अलग अलग वेरिएबल वैल्यूज मिलेगी तब हम देखेंगे। फिलहाल अगर बात कर रहे हैं m इंटू सी की जगह आप अगर p रखते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, h अपॉन p। अब यहाँ पर ये जो समीकरण है, ये समीकरण बन गया है फोटोन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का। ठीक है, अब ये समीकरण में जो चीजें अलग अलग है उसकी बात कर ले। इसमें h क्या है, h प्लांक का नियतांक है, कांस्टेंट है, p फोटोन का संवेग है, और लैम्डा उस फोटोन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है।
अब हमने बात बताई कि अलग अलग कैसे होगा। मान लीजिए ये फोटोन की जगह कोई इलेक्ट्रॉन गतिमान है। अगर ये इलेक्ट्रॉन गतिमान है तो वो c चाल से तो गतिमान होगा नहीं, है ना भाई? क्यों? क्योंकि c जो है वो प्रकाश की चाल है। क्या प्रकाश की चाल के बराबर इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है? नहीं कर सकता है। अच्छा, मान लीजिए प्रोटॉन गतिमान है, मान लेते हैं अल्फा कण गतिमान है, हम एक पत्थर उठा के बॉल उठा के फेंकेंगे तो वो भी तो गति करेगा, लेकिन इन सबकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर नहीं होगी, क्योंकि इन सब के पास अपना अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। ठीक है, तो अब इसके बाद बात करते हैं अन्य कणों के लिए। अन्य कणों में सभी आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रोटॉन आएगा, अल्फा आएगा, आपकी बॉल आ जाएगी, है ना, पत्थर आ जाएगा। ये सारी चीजें अन्य कणों में आ जाएंगी जिनके अपने खुद के कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर नहीं है। तो यहीं पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? अन्य कणों के लिए। अन्य कणों के लिए अगर अन्य कणों की बात करते हैं तो हमें पता है, तब हम p की वैल्यू केवल चेंज कर सकते हैं। मतलब p इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? m इंटू वी। अब p इज इक्वल टू m इंटू वी जो लिखा है, इसमें v जो है वो उसी कण की चाल है और m जो है वो क्या है? उस कण का द्रव्यमान है। अगर ये दोनों चीजें हम यहां पर रखना चाहते हैं तो अब आप इसका एक और फॉर्मूला प्रूव कर लेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, अब m याद रहेगा कि ये अन्य कणों की बात हो रही है, ये फोटोन की बात नहीं है। अर्थात उस समय आप लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी, जिसमें m जो है वो आपके उस कण का द्रव्यमान है जिस कण को आप मूव करा रहे हैं, जिसकी आप गति करा रहे हैं, जो चलन अवस्था में है, और v क्या है? v वो चाल है जिस चाल से वो क्या कर रहा है? गति कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ी सी बात और करते हैं। तो हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला था, अन्य कणों की बात कर रहे थे, तो वो था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। ठीक, क्लियर? अब क्या करते हैं, अगर ये कण गतिमान है तो इसके पास अपनी खुद की ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या है? गतिज ऊर्जा है। अब मान लो अगर आपसे बताया जाए कि उस कण के पास गति नहीं है, मतलब गति है लेकिन हमें उसकी चाल नहीं पता है, हमें उसकी गतिज ऊर्जा पता है। तो भाई अगर हमें उसकी कण की गतिज ऊर्जा पता है तो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे? यदि कण की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? k है। अगर कण की गतिज ऊर्जा k है तो अब आप k का फॉर्मूला भी जानते हैं, मैकेनिक्स से क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। अगर आप यहां से v इज इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2k अपॉन m। अर्थात इसी फॉर्मूले में अगर आपको गतिज ऊर्जा लिखनी है तो आप v की जगह क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2k m। चलिए रख लेते हैं। जब आप इसको रखेंगे तो आप लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m, और v की जगह क्या आ गया? अंडर रूट 2k अपॉन m। अब इस m को जरा अंदर एक बार भेज के देखें क्या मिलने वाला है। तो हमें अंडर रूट के अंदर m, ये अंदर गया तो m स्क्वायर बनाएगा, इंटू में 2k और अपॉन में क्या आएगा? m, जिसे अब आप लैम्डा इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 2km। ये आपको उस कण की डी ब्रोगली तरंग मिल गई गतिज ऊर्जा के रूप में। ये आपको जो डी ब्रोगली तरंग मिली है वो वेग के रूप में मिली है, भूलिए नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर वो कण हमारा आवेशित है, अगर वो कण हमारा आवेशित है तो आवेशित कण की गतिज ऊर्जा हमें क्या करनी है? निकालनी है। तो ये थोड़ा सा अलग है, लिखेंगे आवेशित कण, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। भाई चेंज तो ऊर्जा में ही हो रहा है ना, तो आवेशित कण की जो गतिज ऊर्जा होगी वो k इज इक्वल टू होती है q इंटू। q उस कण का आवेश है, इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है आवेश ऋणात्मक का होगा, माइनस का 1.6 × 10⁻⁹। प्रोटॉन का वही प्लस में होगा, अल्फा कण का अलग होगा। इसके अलावा भी आप अन्य आवेशित कणों को क्या कर सकते हैं? मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप क्या करते हैं? बहुत ध्यान से देखो, आप इसी सूत्र में जो आपने निकाला है, इस सूत्र में आप k की जगह q भी रख देंगे, केवल इतना सा चेंज है। चलिए रखते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू आपको मिलेगा h अपॉन में फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट के अंदर 2k इंटू m। अब k की जगह आप क्या रखेंगे? q भी। तो h अपॉन अंडर रूट के अंदर
2QV, V कैपिटल M। अब यहाँ पर एक चीज और देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर जो कैपिटल V है ये अब वेग नहीं है, कैपिटल V है ना, स्मॉल v वेग होता है। कैपिटल V वो विभव होता है जो जिस विभव के लगाने पर वो कण गतिमान हो जाए, है ना। तो ये वो पोटेंशियल है, ये वो वोल्टेज है, ये वो विभव है जिस विभव पर ये कण जिसका आवेश q है वो गति प्राप्त कर रहा है, गतिमान हो रहा है, गतिज ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा डी ब्रोगली तरंग के लिए फोटोन और अन्य कणों की डी ब्रोगली तरंग को प्राप्त करना। अगले वीडियोस में हम आपको आवेशित कुछ कण हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा कण है, इन सब की अलग अलग डी ब्रोगली तरंग निकाल के दिखाएंगे। ओके। Good morning, students. Today we are going to start our new unit of transformation, that is active passive voice. But before going through the chapter, I will give answer sheet of the exercise 7b that I have given you in my previous audio on page 60, exercise 7b. There are total 15 sentences and you have to tell your answers carefully. Sentence number 1 is, he is not so wise as you. Means the given statement is in positive. So the answer will be, you are wiser than he. He is not so wise, वो इतना बुद्धिमान नहीं जितने तुम. So that means you are wiser than he. Next one, my brother does not weep so bitterly as this little girl. This little girl weeps more bitterly than my brother. Listen carefully, the students. The given statement in the exercise 7b, whether they may be in positive or superlative, because you are going to transfer them into comparative degree. So the question statement will be either in positive or superlative degree. Okay. So keep it in your mind and then it will be easier for you to interchange the sentence into next activity. Next one, my grandfather walks at first as a young man. A young man does not walk faster than my grandfather. Sentence number 4, a lion is not so dangerous as a tiger. Answer will be, a tiger is more dangerous than a lion. He is at least as tall as I. He is not less tall than I. I have never experienced so difficult a situation as it is. It is more difficult situation I have ever experienced. This type of sentence have written in exercise 7.1 when you will going to transfer the sentence into positive degree. तो पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस को अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपको इसको ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्ट वन, मदर इंडिया इज द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर सीन. आई हैव नेवर सीन एनी फिल्म बेटर देन मदर इंडिया. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो पोलाइट. ही इज मोर पोलाइट देन आई एक्सपेक्टेड. I could not guess her to act so naturally. She acted more naturally than I could guess. It is not so difficult to make a promise as to keep it. Students, मैंने अपने previous audio में भी ये चीज़ clear की थी. Once again I am going to clear you. जब भी आपका gerund या infinitive as a subject या object काम करता है तो हम उसी पार्ट को आपको डिग्री चेंज करने में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं. यहाँ नाउन प्रोनाउन नहीं बल्कि आपका जो इन्फिनेटिव पार्ट है वो वर्क कर रहा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे टू कीप इट एंड नेक्स्ट वन इज टू मेक अ प्रॉमिस. तो ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो पूरा इन्फिनेटिव पार्ट आपको लेना पड़ेगा. टू कीप प्रॉमिस इज मोर डिफिकल्ट टू मेक अ प्रॉमिस. वादा निभाना वादा करने से ज़्यादा कठिन होता है. नेक्स्ट वन, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. एज यू नो द गिवन स्टेटमेंट इज इन सुपरलेटिव डिग्री, हाईएस्ट.
सबसे ऊंचा सुपरलेटिव डिग्री. So the answer, whenever you are going to transfer superlative degree into comparative, only degree is changed. There is no need of subject or object or affirmative or negative change. There will be change of degree only. So the answer is, no other peak in the world is so high as Mount Everest. No other state of India is as populous as UP. अभी आपने जो ट्रांसफर किया उसी के बेस पे भारत का कोई भी स्टेट इतना पॉपुलस नहीं है जितना कि यूपी. तो यूपी इज, उत्तर प्रदेश, यूपी इज मोर पॉपुलस देन एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया. नाउ लास्ट 2 sentences. 14. Rita is one of the most intelligent girls in the class. Okay, this type of sentences was given in the group B, as I have given in my previous audio. Part B consists such of type of sentences when we identify the positive with very few, comparative that most other or many other, and superlative with one of the most. Okay, so this one is Rita is one of the most intelligent. One of the most intelligent. This is the symbol जिसे हमने पहचाना. ठीक, अब हम इसको जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो आप अपनी वर्कशीट में देखिएगा, आपके सामने इसमें देन, मेनी अदर और मोस्ट अदर दिया होगा आइडेंटिफिकेशन मार्क के रूप में. तो इट विल बी चेंज्ड. रीता इज मोर इंटेलिजेंट देन मोर अदर या मेनी अदर या मोस्ट अदर गर्ल इन द क्लास. वंस अगेन, रीता इज मोर इंटेलिजेंट देन many other या most other girls in the class. And last one is, very few boys in the locality are as good as he, means the sentence is positive and related with part B, where we identify the word with the word very few. Okay, so now it will be changed into comparative degree as, he is better than most other boys in our locality. Once again, he is better than most other boys in our locality. Okay, student. So answer PDF is completed. Now I'll start our topic active passive voice as the last unit of transformation. Students, first of all, we will come to know what is the meaning of active and passive voice. Voice means watch, कही कही बार sound, and it can be expressed in 2 forms, active and next one is passive. This start with subject and that sentence start with object, where means to say here we are going to give stress of subject and here we are going to give stress on the object. That's why we called it subject based sentence, and this one is object based sentence. Okay, so the symbol shows that whenever we are going to transfer from active into passive, there is compulsion of object. Means to say, when the sentence hasn't object, it cannot be converted into passive voice. जिन sentences में object नहीं होता, हम उन वाक्यों को passive में transfer नहीं कर सकते. ठीक है? So let us find out what is object. Okay? Object. Subject, you know, doer of the sentence. Whenever the sentence action denotes the person who is doing the particular work, that is subject. And what is done? What is to be? What is done by? That is subject. And what is to be done? That is object. इसको करने का एक तरीका और कॉमन तरीका ये भी है कि जब हम अपने वर्ब में what या whom क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो जो आंसर होता है दैट इज ऑब्जेक्ट. ओके, so this one is object. Now there are 2 types of object, indirect object and direct object.
What is indirect object and what is direct object? Indirect object is living beings, and direct like this. The sentence can have both type of object, indirect and direct. It means you can transfer the sentence into passive voice in both the way, with the help of indirect object and with the help of direct object. Suppose the exact sentence I gave him a book. Now there are two objects, him and a book. Indirect object is put in the sentence before direct object. I gave him. This one is indirect object and this one is direct. आप इन दोनों की हेल्प से आप पैसिव फॉर्म को चेंज कर सकते हैं. ओके. The work is to transform sentence from active into passive voice. There are some general rules which we are going to discuss before transfer or interchange of active passive voice. First rule is object will be changed into subject. To subject. Okay. And next one is use of helping verb. Now we will use helping verb according to tense. Okay. Tense के according हम इसको change करेंगे. In present tense we will use is, am, are. In past, was and were. In future, will be and shall be. Now, in continuous sentences, we will use in present, will be and shall be. ये आपके तीनों इंडेफिनिट के हो गए, प्रेजेंट के. और कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में बी प्लस आईएनजी, बी को यूज करेंगे हर कॉन्टिन्यूअस में. एंड स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल फैमिलियर विद द फैक्ट दैट ऑल द perfect continuous sentences and continuous sentences are not going to be changed. All the perfect continuous sentences cannot be interchanged into passive voice. Okay. Why we are going to use here be? Because be main verb की first form है. आपको continuous बनाने के लिए ing ऐड करना है. तो आप जब मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके कंटिन्यूएशन को शो करने के लिए आपको बी के संग आईएनजी लगाना पड़ता है कंटिन्यूअस सेंटेंस में.
तभी आप मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को पा पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आईएनजी जब हम ऐड करते हैं तो किस फॉर्म में ऐड करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड करते हैं। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे बीइंग अ पैसिव सेंटेंस, और आईएनजी कंटिन्यूएशन को शो करने के लिए हमें बी के संग आईएनजी लगाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वन, संदीप सब ले तो रहे नहीं। Okay, now rule number 4, as you have seen in indefinite sentences, in present indefinite you are going to use the helping verb is am, are according to your subject, and in past was, were, and in future will be and shall be. Now in continuous sentences you have to use be plus ing, the being, then main verb की third form, and in perfect sentence you are going to add in present perfect has been, past perfect had been, and future perfect will have been and shall have been. Will have been and shall have been. Okay. These helping verbs are used according to tense, and then after tense, in rule number 5, you will change main verb third form. You know, students, whenever we are going to transfer the sentence from active into passive, always we will use third form of the verb. Then, first of all, you are going to change object into subject. Second, helping verb according to tense, and then use of third form of the main verb, and finally, your subject will be changed into object with by. With the adjective. By plus, you can say by plus agent. Finally, by plus agent. These are common rules. With the help of these rules, we are going to change from active into passive. I think this is enough for today, and we will continue the topic in our next audio. Till then, have a nice day. Good morning class. This is the class for 12th student and I will teach you pointer. Last टर्म पे आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने समझा था कि पॉइंटर क्या होता है, सभी को पता है। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर जो होता है आपका, पॉइंटर एक आपका वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी पॉइंटर एक प्रकार का वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। आज हम लोग समझेंगे कि एक प्रोग्राम की सहायता से कि प्रोग्राम टू पास स्ट्रिंग बाय पॉइंटर, कैसे हम लोग स्ट्रिंग को पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। इस बात को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग क्या होती है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग, यानी कैरेक्टरों के समूह को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। जो कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है, अगर उसको हम लोग एक साथ रख लें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग। जो कैरेक्टर्स के समूह होते हैं उनको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे इस प्रोग्राम की सहायता से कि कैसे एक स्ट्रिंग को हम लोग यानी कैसे पास कर सकते हैं स्ट्रिंग को बाय द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक उदाहरण लिया है C++ प्रोग्रामिंग का, जिसकी सहायता से हम लोग समझेंगे कि हम लोग किस तरह से पॉइंटर की सहायता से स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हेडर फाइल्स को लिखा है। ये हमारी हेडर फाइल है, पहली हेडर फाइल #include iostring.h, ये हमारी इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है।
और दूसरी हमारी कॉलो डॉट एच, जिसमें आपका CLR SCR फंक्शन जो है वो स्टोर होता है। ये फंक्शन क्या करता है, जो आउटपुट स्क्रीन पर पहले से आउटपुट होते हैं उनको वहां से रिमूव कर देता है। जो स्क्रीन पर आउटपुट होते हैं पहले से ही प्रोग्राम्स के, उनको वहां से रिमूव कर देता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक एरे लिया है कैरेक्टर टाइप का, और वो एरे जो है हमारा कैरेक्टर टाइप का है। यहाँ देखिए मेमोरी में हम लोगों ने साइज नहीं दिया, और इसमें देखिए हम लोगों ने एक स्ट्रिंग दे दी है, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में स्पेसेस भी होते हैं, और ये पूरी हमारी एक स्ट्रिंग है। और यहाँ पे देखिए हमने एक मेथड कॉल किया है जिस मेथड का नाम है डिस्प्ले ए। तो ये हमारा एक मेथड है। तो इसके बाद हम लोग इसकी डेफिनेशन कहाँ से लेंगे, यहाँ पे आ जाए हम लोग। ये मेथड हमारा था डिस्प्ले, तो वाइड डिस्प्ले कैर पॉइंटर पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है एड्रेस, पॉइंटर पी का मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस। तो पॉइंटर भी पास किया, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसका डेटा टाइप इंट है, और यहाँ ले लिया काउट स्ट्रिंग एलिमेंट्स आर। अब स्ट्रिंग को कैसे, चूंकि कोई भी स्ट्रिंग लेंगे तो हर स्ट्रिंग के लास्ट में एक नल कैरेक्टर होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर पॉइंटर p प्लस आई को चेक कराया है नल से, और हर बार किया है i प्लस प्लस। ये हमारा फॉर का लूप है। इसमें क्या होता है, इसमें पहला स्टेटमेंट होता है इनिशियलाइजेशन, नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है आपका कंडीशन, और लास्ट स्टेटमेंट है हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कुछ भी हो सकता है। और हम पॉइंटर की सहायता से क्या प्रिंट करा रहे हैं, एक कैरेक्टर को प्रिंट कराते जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये चलेगा 0 के लिए, तो 0 पर क्या है, अगर इसी को समझें तो हम लोग यहाँ पर एक इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। इसी को लिखते हैं, जैसे हमारा लिखा है SHIVA शिवा जी, फिर एक स्पेस, ग्रुप, फिर एक स्पेस, फिर एक स्पेस, और इसकी लास्ट पोजीशन क्या है, नल। हर स्ट्रिंग की लास्ट पोजीशन पे क्या होता है, नल होता है। और जो पहली पोजीशन होती है वो होती है, यहाँ पर एरे का नाम ए है, पहली पोजीशन होती है 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर डैश 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 डैश, यानी आगे तक होती रहेगी। और ये जो हमारा इंडेक्स पोजीशन है, ये हमारा इंडेक्स पोजीशन हमेशा क्या होता है, हमेशा स्टार्टिंग 0 से होती है, क्योंकि एरे की बात हम लोग कर रहे हैं। ये क्या करेगा, हमारा पॉइंटर p प्लस आई क्या होगा, नेक्स्ट एड्रेस पे ले जाएगा। क्योंकि ये हमारा कैरेक्टर है तो ये 1 बाइट स्टोर करता है, 1 बाइट स्टोर करता है। तो सबसे पहले ये s को इनपुट कराएगा, फिर h को, फिर i को, फिर v को, फिर a को, फिर j को, फिर i को। इस तरह से ये इनपुट कराता रहेगा। और जब पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, जब लास्ट में हमें नल कैरेक्टर मिल जाएगा, तो ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी हमारी शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम में हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर हम लोग प्रोग्राम में किसी भी स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पॉइंटर में कि किस तरह से पॉइंटर को फंक्शन में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम देखना है। हम लोग प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पे दिया है, एक एग्जांपल है कि इसमें देखिए यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग हम लिखी है यहाँ पे #include_string.h, ये आपकी स्टार्टिंग है। उसके बाद हमारा अगला है #include_convo.h। यहाँ पर हम लोगों ने देखिए ये डेटा टाइप है, डेटा टाइप हमारा वाइड है, ये हमारा फंक्शन नेम है, ये हमारा ऐड है, और इसके अंदर 2 आर्गुमेंट पास किए गए हैं इंटीजर टाइप के, 2 इंटीजर टाइप के यहाँ पर हमने आर्गुमेंट पास किए हैं। उसके बाद ये देखिए दूसरा फंक्शन हमारा वाइड, सब और इंट। इसमें आपका वाइड है डेटा टाइप, सब है आपका सब्ट्रैक्शन, और इंटीजर टाइप के 2 आर्गुमेंट्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया वाइड नेम,
मेन की बॉडी को ओपन किया है, दो वेरिएबल्स दे दिए हैं, उसमें वैल्यू असाइन कर दी है, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20। उसके बाद देखिए हमने पॉइंटर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया है और उसके अंदर हमने दो वैल्यू पास कर ली, इंटेंट CR क्या करेगा, स्ट्रिंग को क्लियर करेगा। और यहाँ पर देखिए हमने अपने दोनों मेथड कॉल कर लिए हैं, एक ये फंक्शन कॉलिंग है, ये फंक्शन कॉलिंग है। इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है। क्या है डेफिनेशन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फंक्शन डिक्लेरेशन था, यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग है यानी मेथड को कॉल कर रहा है, और यहाँ क्या करा रहे हैं, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं। तो डेफिनेशन में क्या है, डेटा टाइप, फंक्शन नेम और नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो यहाँ पर इंटेंट थी वो हमारा इंटीजर और इंटीजर x और इंटीजर y है, और एक हमने इंटीजर s ले लिया है, और s में हम लोगों ने क्या स्टोर करा दिया है, एडिशन ऑफ x प्लस y। s में क्या स्टोर करा दिया है, एडिशन ऑफ x प्लस y को ऐड कर दिया है, और ऐड करके उसकी वैल्यू जो है हमने s में स्टोर करा दी है, और सम को s में हमने प्रिंट करा दिया। उसके बाद डिवाइड सब में है, देखिए इंटीजर x इंटीजर y यहाँ भी है, और d मतलब डिफरेंस x माइनस y। मान लीजिए हम लोगों ने जो नंबर लिए हैं यहाँ पर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, तो s में क्या प्रिंट होगा, s में प्रिंट होगा 30, और d में क्या प्रिंट होगा, d में प्रिंट होगा क्या, 10 माइनस 20 यानी माइनस 10। तो ये s और d में वैल्यूज प्रिंट होंगी। तो इस तरह से हम लोग पॉइंटर का प्रयोग फंक्शन में भी कर सकते हैं, पॉइंटर का प्रयोग करते हैं फंक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, पॉइंटर को पास करके हम लोग स्ट्रिंग को भी पास कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा हमारा प्रोग्राम जो है वो वर्क करेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोगों का आगे का फर्दर का वर्क होगा और कैसे हम लोग नेक्स्ट पॉइंटर का यूज कर पाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। थैंक यू क्लास। Welcome back student, and we are in the topic PLR application. In the previous lecture I told the scope of topoisomerase enzymes, topoisomerase enzymes के बारे में बताया था। topoisomerase enzymes दो टाइप के होते हैं, topoisomerase फर्स्ट एंड topoisomerase सेकंड। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, topoisomerase फर्स्ट जो है वो सिंगल स्टैंड पर लग करके निक उत्पन्न करता है, जबकि टोपोआइसोमरेज सेकंड जो होता है वो पूरे डीएनए मॉलिक्यूल को, मान लीजिए डबल हेलिक्स से इसको टुकड़ों में इस तरीके से ब्रेक करेगा और उनकी सुपर कॉइलिंग को खोलने का काम करेगा। ये जो टोपोआइसोमरेज सेकंड एंजाइम्स है इसको हम डीएनए गायरेज एंजाइम्स भी कहते हैं, और ये डीएनए गायरेज एंजाइम्स क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को खोलने का काम करता है। ये सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दी थी। आज बात करेंगे unwinding and melting of double helix. Unwinding and melting of DNA. Unwinding and melting of DNA. पहले तो इसको समझने के लिए एक बात समझनी पड़ेगी हमको, रेप्लिकेशन ओरिजिन। ये क्या होता है रेप्लिकेशन ओरिजिन, इसको समझेंगे। देखिए रेप्लिकेशन ओरिजिन जैसा कि नाम से लग रहा है कि वह क्षेत्र जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है उसको हम रेप्लिकेशन ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बाय डीएनए पूरा स्ट्रैंड है, लिपटा हुआ है एक दूसरे से, कहाँ से स्टार्ट होगा, तो जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ पर क्या, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, रेप्लिकेशन ओरिजिन बोलेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें रेप्लिकेशन का थोड़ा सा मोड डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन
होगा। इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ORI कहा जाता है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है तो ORIC कहते हैं, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI। इसको हम जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, ORI कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है उसमें केवल सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होते हैं बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है सिंपल होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में लीनियर डीएनए पाया जाता है और वो उलझा हुआ पड़ा रहता है। तो वहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वन पॉइंट पे ना होकर यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन वन पॉइंट पे होता है। तो यहाँ तो ये तो चीज़ पता चल गई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कैसे स्टार्ट होगा? देखिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो पॉइंट होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो पॉइंट होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये डीएनए के मॉलिक्यूल में वह पॉइंट होता है जहाँ पर एडेनिन और थाइमिन का रिपीटेड सीक्वेंस पाया जाता है। मोस्टली देखा गया है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट कहाँ पर होगा, जहाँ पर ए और टी का रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पाया जाएगा, वहीं पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। तो यहाँ AT आपस में रिपीट करते हुए पाए जाएंगे, वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, वही पॉइंट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का होता है। अब बात करेंगे कैसे यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कैसे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। देखिए, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, पॉइंट दिया हुआ है आपस में। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़े होते हैं। दोनों सेगमेंट एक दूसरे से, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो सेंटर पे पाए जाते हैं, और जो इन्हीं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपको पता है, मैंने आपको बताया था, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन AT के साथ डबल बॉन्ड से और GC के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो इस तरीके से जुड़ा होता है। यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट जहाँ पर होता है, वहाँ के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कैसे ब्रेक होती है। वहाँ के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एक स्पेशल एंजाइम्स के द्वारा, जिसे डीएनए हेलिकेज एंजाइम्स कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपस में, ठीक है। ये सुपर कॉइलिंग को रिलीज करेगा। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटिन्यूअस बनी हुई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डीएनए हेलिकेज नामक एंजाइम्स के द्वारा रिमूव की जाएगी। इसके द्वारा रिमूव की जाएगी, डीएनए हेलिकेज एंजाइम्स के द्वारा रिमूव की जाएगी। यहाँ पर ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम्स ATP की सहायता से, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सहायता से डीएनए डबल हेलिक्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है तो इस प्रोसेस को, डीएनए की जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में टूट जाती है, यानी कि डीएनए के दोनों सेगमेंट जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। डी मीन्स होता है रिमूव होना, नेचुरेशन का मतलब हो गया नेचुरल फिनोमेना जो था डीएनए मॉलिक्यूल्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उसको हमने रिमूव कर दिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। इसका मतलब व्हाट इज डीनेचुरेशन? डीनेचुरेशन क्या है? डीनेचुरेशन वह प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हाइड्रोजन स्ट्रेंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको आपस में अलग कर देती है, दोनों स्ट्रेंड एक दूसरे के अलग। डीएनए मॉलिक्यूल्स में ये एबिलिटी होती है। एक डीनेचुरेशन और भी तरीके से होता है, एंजाइम्स के द्वारा ही नहीं होता। अगर हम डीएनए को 90 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव हीट अप कर देना तो उसके बीच की भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है, तब भी वहाँ डीनेचुरेशन। और डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि इसमें डीनेचुरेशन की प्रोसेस होती है और रीनेचुरेशन की भी प्रोसेस होती है। अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वापस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएंगे और डीएनए का मॉलिक्यूल फिर आपस में बाइंड कर जाएगा, दोनों स्ट्रैंड आपस में बाइंड कर जाएंगे। इसको बोलेंगे रीनेचुरेशन। री मीन्स होता है आगे, वापस अपने नेचुरल फिनोमिना में, अपने नेचुरल प्रोसेस में आ गया, तो उसको रीनेचुरेशन बोलेंगे। डीनेचुरेशन का मतलब क्या हुआ, दोनों डीएनए के दोनों सेगमेंट एक दूसरे से अलग हो गए। तो यहाँ पर डीनेचुरेशन का काम कौन करेगा, डीएनए हेलिकेज एंजाइम्स करेगा। कौन करेगा भाई, डीएनए
बॉन्ड को ब्रेक करेगा और दोनों स्ट्रैंड को आपस में क्या कर देगा, अलग कर देगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। अब दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, अब प्रोसेस स्टार्ट होगी रेप्लिकेशन की। तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग जो थी उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन। वहाँ सेमी कंजर्वेटिव मोड था, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन हम बात करेंगे। बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन की, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन का मतलब क्या था, टर्म से ही समझ में आ रहा है। बाई मीन्स होता है दो एंड डायरेक्शनल मीन्स दोनों डायरेक्शन। बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन का मतलब हुआ कि डीएनए की जो नए डीएनए की सिंथेसिस होगी वो दोनों स्ट्रैंड पे अलग अलग होगी और दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो एक साथ होगा, यानी कि एक ही डायरेक्शन में इनका रेप्लिकेशन होगा। जैसे यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ से रेप्लिकेशन, ये एक स्ट्रैंड था और ये दूसरा स्ट्रैंड था। यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ और दूसरा भी यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसलिए हम बोलेंगे बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। इसको क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। मतलब ये होता है दोनों स्ट्रैंड के ऊपर, दोनों पेरेंट स्ट्रैंड के ऊपर जो नया डीएनए सिंथेसाइज होता है दोनों एक ही डायरेक्शन में रन करते हैं। नए मतलब जो सिंथेसिस होगी न्यू डीएनए सिंथेसिस की वो एक ही डायरेक्शन में होगी, इसलिए एक डायरेक्शन में होगी और एक साथ होगी, इसलिए इसको हम बोलेंगे बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। आगे बात समझ में। तो ये बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, जब टोपोआइसोमेरेज एंजाइम्स ये जो है सुपर कॉइलिंग को रिमूव कर देता है और हेलिकेज नामक एंजाइम जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देता है, तो डीएनए के उतने पार्ट में दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और अलग हो जाने के बाद ये एक रेप्लिकेशन वाई शेप की रेप्लिकेशन फॉर्म बना लेते हैं। ये देखिए, ये वाई शेप की रेप्लिकेशन फॉर्म है। वाई ऐसे होता है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म। क्या बना लेता है ये रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शन, ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन फॉर्म बना लेगा और फॉर्म बनाने के बाद फिर यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। दोनों दिशाओं में बराबर रेप्लिकेशन चलती रहती है, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहते हैं। अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये जो नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सिंथेसाइज हो रही है इसके बारे में बात करेंगे। अब ये मेन प्रोसेस है रेप्लिकेशन का, सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सारी बातें। अब सारा कंसंट्रेशन आपका इस फिगर के ऊपर होना चाहिए। देखिए, सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, नई चेन कैसे बनेगी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रैंड के ऊपर, ये वाला स्ट्रैंड के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए की सिंथेसिस, नए डीएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूअस होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डीएनए के जिस स्ट्रैंड के ऊपर नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस कंटिन्यूअस मोड में होती है उस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग का मतलब है हमेशा चढ़े हुए रहना, हमेशा आगे प्रोग्रेस करते हुए चलना, इसलिए लीडिंग स्ट्रैंड। यहाँ डेफिनेशन से ही समझ सकते हो। व्हाट इज लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, वह स्ट्रैंड जहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूअस चलती रहती है, कंटिन्यूअस मोड में रहती है, उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए के एक स्ट्रैंड में तो नए डीएनए की सिंथेसिस जो होती है वो कंटिन्यूअस मोड में होती है, लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वहाँ पर डीएनए की जो सिंथेसिस होती है वो डिसकंटिन्यूअस मोड में होती है। मतलब क्या हुआ, वो अलग अलग हिस्सों में होती है, अलग अलग पार्ट में होती है। इतना पार्ट अलग होता है, इतना पार्ट अलग होता है, इतना पार्ट अलग, वहाँ कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। यहाँ पर क्या है, जो सिंथेसिस हो रही है नए डीएनए स्ट्रैंड की, वो पार्टों में होती है और इन पूरे पार्ट्स
को, इन जो पार्ट्स होते हैं, इन हिस्सों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या कहते हैं भाई? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वह स्ट्रैंड जिसके ऊपर डीएनए की सिंथेसिस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के रूप में होती है, उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लैग का मतलब होता है गैप, छोड़ करके चलना। लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग टर्म से ही इंडिकेट हो रहा है। लैगिंग स्ट्रैंड क्या होगा? वह स्ट्रैंड जिसमें डीएनए की सिंथेसिस कंटीन्यूअस ना हो, डिसकंटीन्यूअस हो, पार्टों में हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। ध्यान रखिएगा। व्हाट इज लैगिंग स्ट्रैंड? जिसमें डीएनए की सिंथेसिस कंटीन्यूअस मोड में नहीं होती है, उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये तो हो गया लीडिंग स्ट्रैंड, और ये क्या हो गया? लैगिंग स्ट्रैंड। इसका मतलब क्या हुआ? रेप्लिकेशन जो होता है बाइडायरेक्शनल तो होता है, लेकिन एक स्ट्रैंड के ऊपर कंटीन्यूअस सिंथेसिस होती है, दूसरी स्ट्रैंड के ऊपर पार्ट में सिंथेसिस होती है नए डीएनए सेगमेंट्स। इतनी बात ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कैसे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर दो एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज की डिस्कवरी की। कॉर्नबर्ग ने सबसे पहले, कॉर्नबर्ग नामक साइंटिस्ट ने, इन्होंने 1957 में एक एंजाइम डिस्कवर किया जिसके अंदर डीएनए को डबल करने की टेंडेंसी, इसलिए इसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स नाम दिया गया। किसने डिस्कवर किया था? कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया था 1957 में डीएनए पॉलीमरेज। किसने डिस्कवर किया था? कॉर्नबर्ग। कॉर्नबर्ग ने पता लगाया कि ये एंजाइम्स, इनकी टेंडेंसी होती है डीएनए को क्या करते हैं? रेप्लिकेट कराते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। पहले तो हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम्स एक स्ट्रैंड के ऊपर आकर के बैठ जाएगा और कंटीन्यूअस सिंथेसिस करता चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि डीएनए का ये जो रेप्लिकेशन है, ये डीएनए पॉलीमरेज केवल हेल्प की तरह काम करता है। बाकी जो प्रोसेस होती है वो आरएनए प्राइमर की होती है। होता क्या है कि यहाँ पर यहाँ पर ये स्ट्रैंड है, पैरेंट स्ट्रैंड है, यहाँ पर एक छोटा सा प्राइमर आके बैठ जाता है। प्राइमर और ये प्राइमर आके बैठ जाता है। प्राइमर लिखा हुआ है आरएनए प्राइमर। ये छोटे छोटे हिस्सों में पाए जाते हैं, पड़े रहते हैं, वहाँ पर आरएनए प्राइमर बोलते हैं। और ये जो आरएनए प्राइमर है, वेट जस्ट अ मिनट, आरएनए प्राइमर्स होते हैं, ये आरएनए प्राइमर क्या होते हैं इसको भी ध्यान रखिएगा। ये आरएनए के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ये आरएनए के, इन्हीं को ही हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं और ये धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज इनको आपस में टूटता हुआ कंटीन्यूअस चलता रहता है और ये किस्म की सिंथेसिस होती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड काम पार्टिसिपेट करता है लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर। अब बात करते हैं दूसरे वाले स्ट्रैंड की। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि डीएनए के सिंथेसिस डिसकंटीन्यूअस मोड में होती है। सबसे पहले आरएनए प्राइमर आके यहाँ पर जुड़ जाता है और ये छोटे छोटे हिस्से जो होते हैं ऐसे प्राइमर जुड़ते चले जाते हैं। मान लीजिए ये प्राइमर का हिस्सा है, ये प्राइमर है, ये स्ट्रैंड पहले सिंथेसाइज है, ये प्राइमर है, यहाँ पर छोटे छोटे प्राइमर जुड़ते चले जाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हुआ छोटे छोटे प्राइमर आके यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं सेगमेंट्स के रूप में। और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स क्या करता है, इनके ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बनाकर उस गैप को क्या करता है, यहाँ पे जो गैप होंगे गैप को फिल करने का काम करता है। रिमूव प्राइमर एंड फिलिंग गैप, ये आरएनए पॉलीमरेज का काम होता है। यहाँ प्राइमर इकट्ठे हो गए, गैप बन गया, इस गैप को कौन फिल करेगा, आरएनए पॉलीमरेज फिल करेगा। आगे बात समझ लो। तो यहाँ पर ये तो फंक्शन हो गया डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का और वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक एंजाइम और होता है जिसे हम डीएनए लाइगेज
डीएनए लाइगेज, ये भी एंजाइम्स जो 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 हमारे खंड बने, जो सेगमेंट्स बने, उनको जोड़ने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। लाइगा मीन्स ही होता है ज्वाइन, नाम से ही उसका फंक्शन समझ में आ रहा है। डीएनए लाइगेज क्या करेगा? डीएनए सेगमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम करेगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? ये प्राइमर को रिमूव करेगा और गैप फिलिंग का भी, जो गैप बीच में बच गए उनको फिल करने का काम करेगा। मान लीजिए कहीं कहीं पे डीएनए लाइगेज छोड़ देता है, नहीं गैप फिल कर पाया, तो वहाँ कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आकर के करेगा। ओकाजाकी फ्रेगमेंट मैंने बता ही दिया। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस मोड में यहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस होती है। हेलिकेज एंजाइम्स क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करता रहता है। और हेलिकेज एंजाइम्स के साथ ही एक और एंजाइम्स जो जिसे बोलते हैं प्राइमेज एंजाइम्स। ये प्राइमेज एंजाइम्स क्या होता है? ये प्राइमेज एंजाइम्स, इसको आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं, ये प्राइमर बनाने का काम करता है। प्राइमर बनाने का काम कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स करेगा। इसको प्राइमेज भी कहते हैं और आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। ये प्राइमर बनाने का काम करता है। प्राइमर बन के यहाँ पर जुड़ते चले जाते हैं, इस तरीके से सिंथेसिस होती चली जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारी बातें आपको बता दी। एसएसबी प्रोटीन्स क्या होती हैं? ये होती है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होती है। जब ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम्स बोल देता है इसको, मतलब इसकी कहने का मतलब इसके सेगमेंट्स को आपस में अलग कर देता है, तो उसकी वापस वो रिकॉइल ना हो जाए, इसलिए स्टेबलाइज प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ये आप पूरे सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक स्टेप पर डीएनए का सिंथेसिस कंटिन्यूअस मोड में होती है और दूसरा